सीनियर कांग्रेस आगू जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख कतलेआम के मामले में सीबीआई वालों दाखिल केस बंद करने ते रिपोर्ट ते दिल्ली की अदालत में सुनवाई होने की संभावना है। वधीक मुख मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट सौरभ प्रताप सिंह शिकायतकर्ता पीड़ित लखविंदर कौर नूं अज नोटिस जारी किए गए सन, पर सुनवाई जिहड़ी आ नहीं हो सकी। सीबीआई वालों केस बंद करने की रिपोर्ट दाखिल करने का पीड़िता के वकील एच.एस. फूलका ने विरोध किया सी। उन्होंने इस मामले को चुप-चुपीते ठप्प करने की साजिश करार दिता है। उन्होंने मुताबिक सीबीआई ने रिपोर्ट पिछले साल 24 दसंबर को पाई सी। जिक्रयोग है कि टाइटलर को जांच एजेंसी ने तीसरी बार क्लीन चिट दी है। सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने सैशन अदालत के निर्देशों से केस की अगे जांच की सी अते हुण इस मामले को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की है। अप्रैल 2013 को सीबीआई वालों दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को दरकिनार करदियां सैशन कोर्ट ने इसकी होर जांच लई कहा सी। एक बार फिर दस दिए कि दिल्ली की कड़कड़ डूमा अदालत के 1984 के सिख कतलेआम के मामले अज जगदीश टाइटलर के मामले से जी सुनवाई होनी सी, सुनवाई नहीं हो सकी है। सीनियर कांग्रेस आगू जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख कतलेआम के मामले सीबीआई वालों दाखिल केस बंद करने की रिपोर्ट से दिल्ली की अदालत में सुनवाई होनी सी, पर सुनवाई अज नहीं हो सकी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ऊर्जा संगम प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपील की है कि जो भी व्यक्ति समर्थावान ने वो अपनी इच्छा के नाल रसोई गैस से मिलने वाली सबसिडी को छड्डण। मोदी ने कहा कि गैस से दी जाने वाली सबसिडी के विच सरकार 40,000 करोड़ रुपए की सबसिडी दिंदी है। सरकार ते वाधू भार ना पवे, इस दे बारे हर देशवासी को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संगम प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए देश के नौजवानों को अपील की कि वह विकास में अपने रोल तय करन। उन्होंने कहा कि दुनिया की 45% आबादी की उम्र 35 साल के हेठ है। प्रधानमंत्री ने इस प्रोग्राम में सबसिडी छड्डो मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों के जो भी होया वो किसी तो लुकिया नहीं है। आने वाले 50 सालों का टीचा निर्धारित करके उसनों पूरा किया जाना जरूरी है। में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश आजादी का अमृत पर्व मनाने वाला है। जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे भारत को महान बनाने के और इसके लिए आजादी के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया था, जवानी जेल में खपा दी थी, अपने अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आजादी की सांस ले सके, हम आजाद भारत में पल बढ़ सके। हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो उनकी तपस्या और त्याग के कारण आज आजादी का आनंद लूट रहे हैं। क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया, हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे, कैसा भारत देंगे। 2022 जबकि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल है, इस ऊर्जा संगम में जो लोग आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2022 में जब देश आजादी का अमृत पर्व मनाए, तब आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में करीब करीब 77% इंपोर्ट करते हैं, ऑयल और गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में। क्या आजादी के 2022 के पर्व पर, अमृत पर्व पर, हम ये 77 में से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10% इंपोर्ट कम करेंगे। हम उतना 10% ग्रोथ करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। ये सपना लेकर के आज हम जब 50 मना रहे, जा सकते हैं क्या? एक बार हम 2022 में 10% इंपोर्ट कमी करने में सफल हो जाते हैं, 10% ग्रोथ सतत कर करके हम उस ऊंचाई को पार कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2030 में हम ये इंपोर्ट को 50% ला सकते हैं।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। गवर्नर साहब के खुतबे में सीएमपी के हवाले से ये अश्योरेंस दी गई लोगों को कि जो एनएचपीसी के पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें रियासत को वापस लौटा दिया जाएगा। अब सिर्फ उनके लिए मोडालिटीज जो हैं वो तय की जा रही हैं। मतलब ये कि फैसला लिया गया है, फैसले पे अमल किस तरह होगा अब सिर्फ वो तय करना बाकी है। अब ये लोग अपनी करतूतों को छुपाने के लिए दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को धोखा इन्होंने दिया, लोगों को अश्योरेंस इन्होंने दी। एक एक करके जब इनके सीएमपी के इश्यूज महीने के अंदर गिर रहे हैं तो लोग इन लोगों से क्या उम्मीद करें वो आप खुद तय कर सकते हैं। और इस हुकूमत पे भरोसा करना जो है वो अब नामुमकिन बन गया है। तो मैंने सोचा आज स्कूलों और एजुकेशन सेक्टर की ग्रांट्स का डिस्कशन हो रहा है, तो इसमें हम इनको भी इन्वॉल्व करेंगे फ्रॉम अ डिस्टेंस। आई फील एम्बेरेस्ड, आई फील अशेम्ड कि मैंने इनको आज एक्सपोज किया टू अ वेरी वेरी शेमफुल स्पेक्टेकल। ये बच्चे सारी जिंदगी क्या इम्प्रेशन लेके जाएंगे हमारे मुतालिक, लेजिस्लेचर के मुतालिक, हमारी क्या इनके सामने साख रहेगी। तो वही सोच के मैं अब परेशान हो रहा हूँ। शायद I had taken this decision in a haste, perhaps going by my heart, not going by my head. बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रहे थे। इनसे पूछना चाहिए भाई, 6 साल आपकी सरकार थी, शीर्ष रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट कब आई और उसमें आज तक इन्होंने क्या किया। और वही लोग जो थे जो कि इसमें अपन नाकाम रहे, जो फेल हो गए, वही आज जो है 15 दिन में ये कह रहे हैं कि सब कुछ कर दीजिए। और इसने पिछले सालों में क्या करते रहे हैं, इनको पब्लिक को जवाब दे है इनकी, और पब्लिक जानती है कि ये सारी जो बातें चाहते हैं कि जो सरकार है, पीडीपी बीजेपी सरकार है, एक ही दिन में सब कुछ कर दे। इस दौरान जम्मू कश्मीर विधान सभा विच आए स्कूली विद्यार्थियों ने भी अपना प्रतिक्रम दिता। उन्होंने भी विधान सभा दे विच विधायकों के अजिहे रवैये ते निराशा प्रगटाई। हम तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने आए थे यहाँ पे, बट जो ऐसे ऑपोजिशन ने बिहेव किया वो था कि जब तक वो, हमने सुना था कि जब तक ऑपोजिशन पार्टी साइनेरियो है यहाँ पे कि जब तक वो थोड़ा चिल्लाए ना तब तक कुछ होता नहीं असेंबली में। उन्हें भी डालना होता है रूलिंग पार्टी पे दबाव, ये उनका भी एज अ वर्क है, बट इन अ डिसिप्लिन वे आई थिंक सो के होना चाहिए था। वो एक ही मोटिव, एक ही एजेंडा लेके हो कि बंद करो। दे व्हाट दे कांट डू इन 6 years, हाउ कैन द कोलिशन गवर्नमेंट कैन डू इन जस्ट 15 days। हमारे फॉर्मर सीएम यहाँ पे बैठे थे, उन्हें एटलीस्ट अपनी ऑपोजिशन टीम को थोड़ा गाइड करना चाहिए था कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स यूथ आया हुआ है यहाँ पे देखने, उन्हें थोड़ा करना चाहिए था कि ऐसा बिहेव ना करे। हमारे मिनिस्टर राणा सर वो ऐसे बिहेव कर रहे थे, देख के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हमारे जेएनके के मिनिस्टर्स कैसे हैं। यहाँ से एक्सपीरियंस तो हम बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं कि हमारी असेंबलीज, मतलब हम देखते हैं कि हम किस तरह से हमारी लीडर्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से एक मुद्दे पे किस तरह से बात करते हैं एक दूसरे से। बट एक एक्सपीरियंस जो है कि वो इनडिसिप्लिन का एक्सपीरियंस जो है हमारा, कि थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ यहाँ पे। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया था इनडिसिप्लिन, तो इसलिए ये थोड़ा सा इनडिसिप्लिन है। मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली जब हम बच्चे आए हैं उन्हें देखने के, हम उनसे कुछ सीखने आए हैं, तो उन्हें इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी अपनी बात अलग अलग आराम से कहनी चाहिए, थोड़े नॉर्मल वे से उनको बताना चाहिए अपनी बात को। आम आदमी पार्टी विच बीते कई दिनों तो जारी अंदरूनी जंग रुकन का नाम नहीं लै रही। उत्थे ही पार्टी के अंदर शांति कायम करने दी सारियां कोशिशां नाकाम हो गई ने। हुण तक आईयां खबरां के अनुसार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण हुण पार्टी तो बाहर किए जाएंगे। दोवां धिरां दे विच गलबात दे सारे यतन नाकाम हो गए ने। आप दी सियासी मामलों की कमेटी यानी PAC ने इन्हां दोवां आगुआं दा कौमी कार्यकारिणी तो त्याग पत्र मंजूर कर लिया है। आप आगू कुमार विश्वास ने वड्डा बयान दिंदे होए कहा है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सन्मान दे नाल पार्टी छड़ देण तां वधिया होवेगा। उत्थे ही एंटी केजरीवाल ग्रुप की बैठक होने की संभावना है।
दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता था कि ये घर की बात है। हमारे एक शायर के शेर है कि नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। अगर आपको असहमतियां थी, आपकी समस्याएं थी, तो एक दूसरे से संवाद कर लेते। लेकिन कल बात एक स्टैंड स्टिल पर आ गई और एक हठधर्मिता आ गई। सारी बातें लगभग मान ली गई थी और थोड़ी हो जाती। अरविंद पूर्ण पुरुष तो है नहीं, विष्णु के अवतार तो है नहीं कि 64 कलाएं उनमें है। सामान्य मनुष्य है। लेकिन अगर आप लॉबिंग करेंगे और ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल हटने चाहिए और उनमें संयोजक का मादा नहीं है या वो मुख्यमंत्री पद लायक नहीं है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय माकन वो तक उनसे बेहतर हैं, तो ये सब तो पार्टी सहन नहीं करेगी। लेकिन पतझड़ के बाद जिस तरह नई कोपलें फूटती हैं और नया श्रृंगार करता है पेड़, मुझे लगता है कि इस शुद्धिकरण के बाद, इस थोड़ी सी साफ सफाई के बाद पार्टी में अनुशासन लौटेगा और घर के अंदर अपनी बात रखनी है, पोर्टल पे अपनी बात रखनी है, ये बात आएगी। अगर मैं कहूँ कि बात नहीं बिगड़ी है तो शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। बात वाकई बहुत बिगड़ गई है और ये दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक भी है और पार्टी की इमेज को इससे नुकसान भी हो रहा है, इससे धक्का भी लग रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि तमाम मतभेदों के बावजूद भी जिंदगी में आदमी को समझौते करने पड़ते हैं और सब साथ मिलकर चलते हैं। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हम लोग इस क्राइसिस के बावजूद भी, मतभेद के बावजूद भी हम लोग एक साथ रहें, क्योंकि लाखों लोगों की उम्मीदें हमसे लगी हुई हैं। हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे तो पार्टी का ही भला होगा और जो देश को बदलने की जो हमारा मिशन है उसमें भी कामयाबी मिलेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह की कोशिशें लगातार हो रही हैं, वो सारी डॉट्स अगर आप कनेक्ट करो तो एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करती हैं। मसलन चुनाव जीतने के बाद शाहिद सिद्दीकी नाम के किसी शख्स का स्टिंग ऑपरेशन आता है फर्जी। इसके बाद जो पार्टी के पूर्व विधायक थे राजेश जी, उनका स्टिंग आता है फर्जी, जिसमें निराधार एक गलत चीज़ को साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब एक और स्टिंग की बात आ रही है। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप इंडोर प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को स्टिंग बता के और बाहर एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं उन सारे लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे की बातचीत अगर जनता के बीच आएगी तो किसी को भी शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। ਉਧਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ नहीं देता। आम आदमी पार्टी कोई साधारण पार्टियों जैसी पार्टी नहीं है। ये पार्टी इस देश के एक अभूतपूर्व आंदोलन से पैदा हुई है। स्वराज का आंदोलन, इस देश के लोकतंत्र के शुद्धिकरण का आंदोलन, पारदर्शिता, शुचिता, मर्यादा और सत्ता वापस जनता के हाथ में देने का आंदोलन। इस अभूतपूर्व आंदोलन से पैदा हुआ ये दल इस देश की राजनीति में नई मर्यादा स्थापित करने आया है। जाहिर है इस आंदोलन से, इस पार्टी से देश के लोगों को बहुत उम्मीद रही है, आज भी है। पिछले एक महीने की घटनाओं से बहुत कुछ टूटा। इस सच को स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने नहीं बताया वो ये था कि जब ये चर्चाएं हुई, मैंने तो अरविंद भाई को SMS भेजा था 16 तारीख को, जिस दिन वो बेंगलोर से चल रहे थे दिल्ली वापस आने के लिए, और उनसे बोला था कि पार्टी के हित के लिए हम लोगों को बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। चाहे आप मुझसे सिर्फ बात कर लें, चाहे मुझसे और योगेंद्र जी से बात कर लें, लेकिन ये जरूरी है कि हम लोगों की आपसी बातचीत हो जानी चाहिए, ये सब मुद्दे सुलझाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 11 दिन हो गए, आज तक मिलने का समय उनको नहीं मिला। उन्होंने कुछ लोगों को, जैसे योगेंद्र जी ने बताया, उन्होंने उनको ऑथराइज किया कि आप जाकर इनसे बात करिए।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਭਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਜੀ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਹਿ ਪਾਇਲਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੰਗਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ PHC ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। प्रॉब्लम से जो हमारा एसएमओ है सतिंदरजीत सिंह बेदी, वो लगातार 5 महीने से मुझे मानसिक तौर से बहुत परेशान कर रहा है। और आज जब मैं उसके पास गई, उसने मुझे पत्र भेजा था जिसके स्पष्टीकरण के लिए आज मैं उसके दफ्तर में गई। पहले तो उसने मुझे बहुत रूडली से बात की और उसने कहा कि तुमने मेरे जो खिलाफ़ कंप्लेन की है उसे वापस लो। मैंने कहा नहीं सर, मैंने सिविल सर्जन जी को इसकी शिकायत की है और आपकी इंक्वायरी चल रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और तैश में आकर उन्होंने मेरी जो बाँह पकड़ ली और खींचातानी शुरू कर दी और मुझे कहने लगे कि तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं रीन्यू नहीं करूँगा, और मुझे मानसिक तौर से और परेशान करने लगे। जी मैंने इसके बारे में पुलिस को कंप्लेन की है और मुझे पूरी आशा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। कल एक 181 तो वुमेन हेल्पलाइन तो कंप्लेंट आई और वो कंप्लेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सर्टेन एलीगेशनस लगाए ने डॉक्टर साहब के अगेंस्ट मिस्टर सतिंदर सिंह बेदी ने। वो कल ही कंप्लेंट आई है, अज असीं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। डॉक्टर साहब आए ने, इन्वेस्टिगेशन करते, ज्वाइन वेरीफाई करते, जो फैक्ट्स होणगे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
हमारी 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दूर से आते हैं, गाजियाबाद से, मेरठ से, यूपी से आते हैं, उनके पास किराए के लिए भी पैसा नहीं है। मतलब ये है, इतना आलम है कि रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, किराए पे भी लोग रहते हैं, उनको किराया मकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। स्कूल से बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं। उनसे बोला जाता है कि आपके पापा की तनख्वाह हुई, वो बोलते हैं जी एमसीडी में है हमारे पापा, अभी तक सैलरी नहीं हुई 3 महीने से। पहले तो ये थी जी, क्या नाम है कि आम जनता को जिता दो, तनख्वाह टाइम पे मिलेगी, हर चीज टाइम पे मिलेगी। ना यहाँ वर्दी है, ना 3-3 महीने से तनख्वाह है, कोई सुविधा हमारे लिए नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा है। दिन भर का हम इतना गंद साफ करते हैं, फिर भी हमारे समय पे कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब बताइए हम क्या करें? हम तो क्या नाम है धरना ही रख सकते हैं, इंकलाब के नारे बोल सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? किसी से मार पिटाई से कोई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है, हमें टाइम पे वेतन मिलना चाहिए और जितनी सुविधाएं हमारे लिए सब लागू होनी चाहिए। ये बताइए। बुलेटिन ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।